डिस्कस किया कि अगर कोई भी जैसे एनिमल जैसे उसकी बर्थ होती है तो उस वक्त उसकी स्मॉलर साइज होती है, और जब वो मैच्योर और एडल्ट होता है तो उस वक्त वो अपने एक एडल्ट हाइट या मैच्योर जो साइज होती है उस तक पहुंच जाता है। ये रोल किसका होता है? ये होता है ग्रोथ हार्मोन का होता है। खास तौर पे बोन्स और मसल्स की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ उसकी आगे जो होती है, ये इस ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है। इसी तरह से हमने नोट किया था कि अगर कोई भी हार्मोन है उसकी अगर लो कंसंट्रेशन होगी तब भी जैसे एक एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप होगी उसमें, अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन होगी तो उस कंडीशन में भी एबनॉर्मलिटी और डिसऑर्डर होता है। तो हार्मोन की एक प्रॉपर जो नॉर्मल रेंज कब? जब चाइल्डहुड, यानी हर इंसान की एक बढ़ने की उसकी एज होती है। जैसे तकरीबन 18 या 21 साल तक जो किसी भी पर्सन का कद बड़ा होता है, उसके बाद उसका कद या हाइट है वो इंक्रीज नहीं होती है। तो इसी एज के दौरान जो बढ़ती हुई एज होती है जिसमें इसकी एक नॉर्मल साइज या हाइट तक पहुंचते हैं, उस दौरान अगर जीएच की प्रोडक्शन कम होगी तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डवार्फिज्म। पर्सन इज कॉल्ड एज अ डवार्फ पर्सन। इसमें कोई दूसरा डिसऑर्डर ऐसे पर्सन में नहीं होगा। मेंटल डेवलपमेंट या बाकी जितने कोई भी बॉडी की पार्ट्स हैं वो सब नॉर्मली फंक्शन करते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो है उस पर्सन का जो कद जो है वो छोटा होता है। ऐसे पर्सन को हम कहते हैं डवार्फ पर्सन। इसी से रिलेटेड एक और कंडीशन जो जेनेटिक कंडीशन है, जो हमने कल भी कंपेयर किया था, जिसमें हेड जिस तरह से जो नॉर्मल जैसे ग्रोथ होती है पर्सन की, हेड की साइज भी बड़ी होगी, जैसे ट्रंक की साइज भी उस पर्सन की बड़ी होगी, बट आर्म्स एंड लेग्स वो स्मॉलर होती है। वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसे कहते हैं अकोंड्रोप्लेसिया। तो हम ऐसी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे पर्सन भी देखते हैं जिनके कद छोटे होते हैं, बट वो उसमें ये डिस्टिंग्विश है। जो डवार्फ पर्सन होता है उसकी बॉडी की हर पार्ट की जो प्रोपोर्शन के हवाले से वो सारे पार्ट्स एक सिमेट्री के साथ जो छोटे होते हैं, बट जो अकोंड्रोप्लेसिया जो पर्सन होगा उसका हेड बड़ा होगा उसका हेड बड़ा होगा, उसका ट्रंक बड़ा होगा, बट आर्म्स एंड लेग्स होंगे वो छोटी होती हैं। तो यही चीजें कल हमने डिस्कस की थी। जैसे इस पर्सन की जो है हेड जो नॉर्मल है, ट्रंक भी नॉर्मल है, जो यानी इसकी साइज बड़ी, बट आर्म्स है ये छोटी होती हैं और लेग्स होंगे ये छोटे होंगे। इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं अकोंड्रोप्लेसिया या जेनेटिक ये डिसऑर्डर है। बाकी ये जो पर्सन है ये डवार्फ पर्सन है। दिस पर्सन इज कॉल्ड डवार्फ पर्सन। इस पर्सन को हम कहेंगे डवार्फ पर्सन जो नॉर्मल होता है। उसके बाद एक दूसरे डिसऑर्डर पे आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के एक अनदर डिसऑर्डर पे आते हैं, जिसमें अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में से जीएच की अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, ग्रोथ हार्मोन की इसी चाइल्डहुड के दौरान अगर ग्रोथ हार्मोन की मिकदार ज्यादा रिलीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से उस पर्सन का कद बहुत ही बड़ा होगा। जैसे आप एंटागोनिस्टिकली देखें ना, दो अपोजिट फीचर को देखें, ग्रोथ हार्मोन का रोल क्या है उसका, जैसे कद जैसे नॉर्मल साइज तक पहुंचना होता है वो होता है। अगर उससे कम रिलीज हो तो कद बड़ा नहीं होगा, अगर उससे ज्यादा रिलीज हो तो यकीनन उस पर्सन का जो कद बड़ा होगा, हाइट में इंक्रीज होगी, और इस कंडीशन को कहते हैं जाइगेंटिज्म। जैसे एक बहुत इमेंस हाइट होगी, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है, जिसमें जीएच या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की कंसंट्रेशन जो ज्यादा होती है, ओवर प्रोडक्शन होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से जो जाइगेंटिज्म रिजल्ट ऑफ ओवर सीक्रेशन या ओवर प्रोडक्शन या हाइपर सीक्रेशन, एक ही लफ्ज है, of growth hormone कब? during childhood in which bones are still capable of growth and persons increase in height abnormally। height में जो है एबनॉर्मल इंक्रीज होती है। जैसे इस वक्त जैसे दुनिया का जो टॉलेस्ट पर्सन है एक, उसके बारे में थोड़ी ये कोई टेक्स्ट बुक का कोई सवाल नहीं है, नहीं याद करने की जरूरत है। सुल्तान कोसिन उसका नेम है, जो एक टर्की का बाशिंदा है। इस वक्त वो टॉलेस्ट पर्सन है, 8 फीट एंड 8 पॉइंट जैसे 282 इंचेस जो उसका जो कद है इस वक्त जो टॉलेस्ट पर्सन है। तो पाकिस्तान के अंदर भी एक दो पर्सन जो मशहूर, बहुत ही ज्यादा मशहूर टॉलेस्ट पर्सन, एक तो जिसकी डेथ होगी, एक इस वक्त भी सर्वाइव कर रहा है। तो वाई? बिकॉज ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ जीएच, ग्रोथ हार्मोन की अगर प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। ठीक है, तो इसी तरह से ये
ये वर्ल्ड टालेस्ट पर्सन इस वक्त जो है सुल्तान कोसिंग जो है, ये 8 फीट और इसकी 0.2 इंचेस जो इसकी जैसे हाइट है। जैसे नॉर्मल पर्सन होते हैं 5.78 इंचेस इनकी जैसे कद होता है, बट ये जो पर्सन है जरा टालेस्ट पर्सन है। तो ये क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ जीएच, ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस या ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता है। इसी तरह से जो दुनिया के अंदर सबसे टालेस्ट जो रिकॉर्ड जो टालेस्ट पर्सन है वो 8.11 इंचेस जो है रॉबर्ट वेल्डो था, जो बहुत ही उसकी तकरीबन जैसे आप 9 फीट उसकी जैसे हाइट थी। नॉर्मल जो इंसान का एवरेज पर्सन का जो कद होता है वो 5.8 इंचेस होता है। और ये जो डवार्फ कंडीशन है, डवार्फ की मीनिंग होती है जैसे जिसका कद जो बहुत ही छोटा होता है, 2. जैसे 5 इंचेस जो उनका कद होता है। ये 40% जो था उसका 8 फीट 11 इंचेस। तो मतलब कहने की बात यह है कि इसमें जो है ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन जो है बहुत ही ज्यादा इमेंस जैसे इनका हाइट हो जाती है, कद हो जाती है। तो ये बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ जीएच या सोमेटोट्रॉपिक एसटीएच भी कहते हैं, उसकी वजह से। तीसरी एक और कंडीशन है जिसका नेम है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली भी इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन है, बट कब? एडल्टहुड में। जैसे देखें कद इंसान का जो बड़ा होता है वो उसकी एक एज होती है, उसके बाद कद या हाइट है उसमें इंक्रीज नहीं होगी। बट उसके बाद भी अगर जीएच की प्रोडक्शन ज्यादा हो तो क्या होगा? तो बॉडी के अंदर थोड़ी सी लिटिल बिट कद चेंज नहीं, बड़ा नहीं होगा, बट लिटिल बिट चेंजेस होगी। कौन सी चेंजेस होंगी? जैसे हैंड एंड फीट एंड ये इनकी बोन्स एबनॉर्मली थिक होगी, सॉफ्ट टिश्यूज थिक होगी। और ये खास तौर पे जास हैं, जो ये जा है ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी। स्कल के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आ जाएगी, आईब्रोज में, चीक की बोन्स में थोड़ी सी नोज के हवाले से। तो उसमें थोड़ी सी फेशियल जो चेंजेस होंगी वो भी होगी, प्लस हेड एंड फीट जास इनके अंदर जैसे हम कहेंगे थोड़ी सी चेंजेस आती है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगेली। जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगेली में फर्क है। जाइगेंटिज्म चाइल्डहुड के दौरान जीएच की प्रोडक्शन ज्यादा थी, और एक्रोमेगेली में एडल्टहुड के बाद जब पर्सन की जैसे एज जो 21 ईयर्स है उसके बाद अगर जीएच की मिकदार ज्यादा रिलीज हो रही है तो उसकी वजह से एक्रोमेगेली होगी। तो उसकी वजह से एक्रोमेगेली, ठीक है। ओवर सीक्रेशन ऑफ जीएच इन एडल्ट लाइफ, चाइल्डहुड में एडल्ट लाइफ causes acromegaly in which bones are no longer capable of increasing height। bones में जैसे इंक्रीज नहीं होगी। अगर बोन्स में इंक्रीज होती है तो उस पर्सन का यकीनन कद बड़ा होगा। ये यहाँ पे बोन्स में उसकी जो है लेंथ में उसकी इंक्रीज नहीं हो रही है, बट ग्रो इन थिकनेस, थोड़ी सी थिक हो जाएंगे। जैसे ये एक इलस्ट्रेशन है, जैसे एक नॉर्मल पर्सन उसके स्कल के हवाले से, जैसे ये नॉर्मल का ये स्कल था, अब जैसे इसमें एक्रोमेगेली हुई है तो एक्रोमेगेली हुई, आईब्रोज है, यहाँ पे ये बोन्स में चेंजेस आ जाएगी। और ये यहाँ पे चीक है या नोज है या ये जो ये जॉ है थोड़ी सी ये बड़ी हो जाएगी। और ये जो जैसे नॉर्मल पर्सन है और ये जैसे देखें ये फिंगर्स हैं वो थिक हो जाती हैं, ये ऐसी चेंजेस आएंगी। इसी तरह से जैसे ये यहाँ पे जैसे नॉर्मल है, ये पर्सन यहाँ पे जो है नॉर्मल है, उसकी बॉडी फीचर्स हैं, बट जैसे ही एक्रोमेगेली होगी तो आप देखें जास है, जास से ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और इसी तरह से थिकनिंग ऑफ लिप्स जैसे हुई है, या इनलार्जमेंट ऑफ बेस ऑफ द नोज है, ये भी इनलार्ज हो जाएगा। थोड़ी सी चीक बोन में भी चेंजेस आएंगी। आईब्रोज वाली ये जो बोन से ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। फ्रंटल जो ये जो जैसे स्कल का ये पार्ट है ये भी थोड़ा बाहर निकल के आएगा। तो ऐसी चेंजेस से होती है, यकीनन जो है एक्रोमेगेली की निशानी। नॉर्मली जैसे हम देखेंगे तो उसमें नॉर्मल जैसे फेस की फीचर, और जब एक्रोमेगेली हो जाएगी तो उसकी फेस की फीचर में बड़ा फर्क आ जाता है। लिप्स भी थिक हो गए, नोज ये जो एंड है यहाँ की बोन्स है, आईब्रोज है, ये जो स्कल की जो बोन है यहाँ पे इसमें भी जैसे चेंजेस आ जाती है। तो ओवरऑल जैसे एक फेशियल फीचर से भी पता चल जाता है कि इसको एक्रोमेगेली है। और प्लस में हैंड एंड फीट इनकी जो थिकनिंग होगी खास तौर पे ये निशानी होती है कि एक्रोमेगेली। ठीक है, एक्रोमेगेली इज कैरेक्टराइज्ड बाय enlarging the hands, feet and skull, nose and jawbone, bone cartilage, soft tissues जो थिकनिंग होगी खास तौर पे। जैसे हमें पता है कि हेड, फीट एंड जास की जो बोन्स हैं ये एबनॉर्मली थिक होती है। ऐसी बोन्स जो है एबनॉर्मली थिक होंगी।
उसे हम कहेंगे एक्रोमेगेली कहेंगे। इसी तरह से हमने जीएच को डिस्कस कर लिया। अब हम अनदर हार्मोन पे आते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे हम उसको डिस्कस करें। उसमें नंबर 1 जैसे हमने जीएच पढ़ा था, अब नंबर 2 हार्मोन है। टोटल 6 हार्मोन जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हम पढ़ेंगे, टोटल 6 हार्मोन है, जिसमें नंबर 1 हमने जीएच को डिस्कस किया है। अब हम आते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच शॉर्ट फॉर्म याद करना जरूरी है। जीएच या एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एसटीएच सोमेटोट्रोपिन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन एसटीएच भी कहते हैं। और ये है कहां से रिलीज होगा? टीएसएच। टीएसएच रिलीज होगा यकीनन जैसे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे। इसका हार्मोन जब रिलीज होगा तो ही जो है जैसे ये टीएसएच रिलीज होगा, अदरवाइज टीएच रिलीज नहीं होगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन शॉर्ट फॉर्म में टीएसएच कहते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जिससे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलता है? प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से। जब हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन रिलीज होगा, ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, तो देन वो जाके किसको स्टिमुलेट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। और देन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच प्रोड्यूस करेगा। टीएसएच आगे कहा जाएगा? टीएसएच आगे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करें। थायराइड ग्लैंड के आगे हम आज डिस्कस करेंगे, 3 हार्मोन होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो यानी थायराइड ग्लैंड की सीक्रेशन वो टीएसएच के अंडर में, टीएसएच की प्रोडक्शन है वो हाइपोथैलेमस के अंडर में। टीआरएफ या टीआरएच जब तक रिलीज नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड अपनी सीक्रेशन भी आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज और सीक्वेंस होती है। हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच प्रोड्यूस करेगा जो आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और थायराइड ग्लैंड आगे अपने हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से जो हार्मोन जो होते हैं ना, जो लाइक जैसे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो जाके दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशन की रिलीज को जैसे कंट्रोल करता है, उनको क्या कहेंगे? टर्म कौन सा देंगे? आप थोड़ा जूम में टाइप करें। ऐसा हार्मोन जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड यानी थायराइड ग्लैंड खुद से एंडोक्राइन ग्लैंड है उसकी सीक्रेशन को रेगुलेट कर रहा है, तो ऐसे हार्मोन को हम क्या कहेंगे? टर्म कौन सा देंगे? किसान साहब, यासिन साहब जी। हार्मोन का नेम मुझसे, हार्मोन को क्या कहें? ट्रॉपिक हार्मोन, एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। ट्रॉपिक हार्मोन, सच हार्मोन्स आर कॉल्ड ट्रॉपिक हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशन को रेगुलेट करते हैं, जैसे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जाके जैसे थायराइड की सीक्रेशन को रेगुलेट करते हैं, गोनेड्स की सीक्रेशन को रेगुलेट करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसकी सीक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। सच हार्मोन्स आर कॉल्ड ट्रॉपिक हार्मोन। ऐसे हार्मोन्स को हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक है, थोड़ी सी आप अपने डिक्शनरी वगैरह भी यूज कर ले, या जो रेगुलर क्लास में थोड़े टर्म पढ़ते हैं उनको भी याद कर लें। प्लस में यहाँ पे जो क्लासेस होती है ना, तो उनको भी ऐसे टर्म्स को थोड़ा जहन में रखें या अपनी नोटिंग जो होती है उसमें नोट करें। ठीक है, तो नोट जब भी आप पढ़े तो आपके पास एक नोटिंग होनी चाहिए, बुक का सहारा होना चाहिए, डिक्शनरी का जो है सहारा होना चाहिए, बजाय आप जो इधर उधर देखें उससे बेहतर है ये सब चीजें आप अपने पास रखें। जब भी आप पढ़े तो उसके बारे में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। आजकल जो बहुत ज्यादा सहूलत हो गई है कि बस जैसे हर चीज जैसे पीडीएफ मिल रही है, पूछेंगे डायरेक्ट जवाब मिल जाए। इससे पहले स्टूडेंट का एक थोड़ा सा एक काम होता है वो कर ले। ठीक है ना, अब आप ऐसी टर्म्स, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, आप ऐसे करेंगे तो यकीनन जो आपका जो टाइम जो है बच जाएगा। क्योंकि आप पढ़ रहे होते हैं, अचानक जैसे एक टर्म आपके लिए नया होता है तो फिर कहेंगे ये क्या है, ये कौन सा टर्म? जब तक मीन्स उसकी क्लियरिटी नहीं हो तो आप तो वहां पे रुके रहेंगे। तो इससे बेहतर है कि जब भी कोई ऐसे टर्म्स आते हैं
तो मीन से आप अपनी डिक्शनरी को यूज करें, नोटिंग को यूज करें, बुक्स देखें कि ये क्या है। अगर तो ऐसी अगर आप थोड़ी स्ट्रेटजीज करेंगे ना, तो यकीनन आपकी जो टाइमिंग, जो स्टडी की टाइमिंग वो भी बच जाएगी और आसानी से आप सीखेंगे और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि आपका एक पास अभी बहुत ज्यादा इनफ टाइम है, आप ये सब चीजें कर सकते हैं। अगर आपकी एक विल है, विश है, आपके अंदर एक कोई जज्बा है कि हमें कुछ करना है, तो यकीनन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल काम है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से रिलीज होता है, जैसे हाइपोथैलेमस से होगा। फिर किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगी, टीएसएच। और टीएसएच आगे किस पे, टीएसएच आगे जो यकीनन टीएसएच का इफेक्ट होगा थायराइड ग्लैंड पे, और फिर जो थायराइड ग्लैंड अपनी सीक्रेशंस प्रोड्यूस कर सकता है। TSH regulates the endocrine function of the thyroid gland। तो हमने यहाँ पे जो सीरीज बनाई है वही सेम पॉइंट्स इसमें टेक्स्ट में लिखी हुए, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। तो जब भी जैसे TSH रिलीज होगा, TSH कहाँ से रिलीज हुआ, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसकी रिलीज से क्या होगा, इसकी रिलीज से ये होगा थायराइड ग्लैंड के अंदर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड सीक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। किस तरह से, थायराइड ग्लैंड के अंदर नंबर ऑफ सेल्स उनके इंक्रीज होते रहेंगे, प्लस में इसकी सीक्रेटरी एक्टिविटी है वो भी रेगुलेट और मॉनिटर करेंगे। कौन करेगा, टीएसएच करेगा, थायराइड ग्लैंड टीएसएच। इसी तरह से दो टर्म तो आपको पता है कि ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन होती है, तो दोनों कंडीशन में डिसऑर्डर होते हैं। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपर ज्यादा, और इसी तरह हाइपोथायराइडिज्म। अंडर सीक्रेशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। जो आगे जैसे थायराइड ग्लैंड आएगा तो उसमें इन दोनों की जो हेडिंग्स डिटेल में डिस्कस की गई है। तो हम थायराइड ग्लैंड में ये दोनों टर्म्स पढ़ेंगे। इस वक्त जैसे हाइपरथायराइडिज्म में यानी एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो, और लेक ऑफ थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन भी मे भी आपके लिए नया टर्म है, बट थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड की सीक्रेशन जो होती है उससे वन ऑफ द हार्मोन इज द थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। अगर थायरोक्सिन की मिकदार कम होती है तो हम उससे कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। अगर थायरोक्सिन की मिकदार ज्यादा होगी तो उससे कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म, दैट इज कॉल्ड द हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हमें टीएसएच को सीखना था कि टीएसएच कहाँ से प्रोड्यूस होता है। टीएसएच तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। इसका इफेक्ट किस पे होता है, इसका इफेक्ट होता है थायराइड ग्लैंड पे होता है। पूरी इसकी सीक्रेशन है, उसकी रेगुलेशन है, वो इस टीएसएच के अंडर में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर 3 एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम पे आते हैं, इसमें हार्मोन पे आते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी इलस्ट्रेशन भी है ये किस तरह से रिलीज होता है। जैसे हाइपोथैलेमस से जो है टीआरएच, थायराइड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में से देन टीएसएच प्रोड्यूस होगा। टीएसएच जो आगे जो है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि आप अपनी जो सीक्रेशन प्रोड्यूस करें। कौन सी सीक्रेशन है, वन ऑफ द हार्मोन, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो उसका नेम होता है थायरोक्सिन। जब थायरोक्सिन की मिकदार सफिशिएंट हो जाती है तो फिर देन टी हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि अब थायरोक्सिन सफिशिएंट है, तो इस वजह से जो देन जो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टॉप हो जाएगा। जैसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टॉप होगा तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएस जो इसको भी स्टिमुलेट नहीं करेगा, टीएसएच भी नहीं प्रोड्यूस होगा। टीएसएच नहीं प्रोड्यूस होगा क्योंकि बॉडी के अंदर इनफ जो है अब जो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस हो जाए। जब भी जैसे थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो उसके बाद हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है, तो देन हाइपोथैलेमस टीआरएच या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, और देन ये इस तरह से सिलसिला होता है। क्योंकि जैसे हमने पहले ही पढ़ा है हाइपोथैलेमस के अंदर ये बात उसको पता चल जाती है कि कौन सा हार्मोन उसकी लेवल कितनी है। अगर हार्मोन कम है तो जाहिर है जैसे जैसे थायराइड का हार्मोन ब्लड की सर्कुलेशन में उसको कम नजर आया, महसूस हुआ,
तो TRH रिलीज होगा, थायरोट्रॉपिन रिलीज हार्मोन रिलीज होगा, जो जाके एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है क्या प्रोड्यूस करेगी, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, उससे कहेगा कि आप थायरोक्सिन बनाएं। इस तरह से हाइपोथैलेमस सबको मॉनिटर या रेगुलेट करता है। इसी वजह से हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसी तरह से ये भी एक अभी जो हमने डिस्कस किया कि जैसे नंबर 3 पे हम आते हैं, दैट इज द एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ACTH कहते हैं, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। टोटल 6 हार्मोन है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। एड्रेनो रेफर्स टू एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, बट उसका जो कार्टिको रेफर्स टू एड्रीनल ग्लैंड की कार्टेक्स रीजन, क्योंकि दो हिस्से होते हैं ना एड्रीनल ग्लैंड के, एक एड्रीनल ग्लैंड का कार्टेक्स होता है, दूसरा मेडुला होता है। जिसे आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, जैसे इंटर क्लास में, जैसे किडनी की टॉप पे एड्रीनल ग्लैंड है, एक उसका आउटर पार्ट होता है जिसे एड्रीनल कार्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट होता है उसे कहते हैं एड्रीनल मेडुला कहते हैं। तो यानी ये एड्रीनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा कि अपने हार्मोन प्रोड्यूस करें। एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, लफ्ज जो है ट्रॉपिक आया है तो इसका मतलब है जाहिर है ये किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, उसकी सीक्रेशन को। शॉर्ट फॉर्म में इसे कहेंगे ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन and secreted and released by the कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। जैसे आपको पता है अभी हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस के अंदर कौन सा रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूसर है, इससे पहले उसका शॉर्ट फॉर्म लिखें, शॉर्ट फॉर्म जूम चैट के अंदर आप टाइप करें शॉर्ट फॉर्म। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें कौन सा रिलीजिंग हार्मोन, इससे छिपा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर TRH या TRF था, हाइपोथैलेमस का आपसे पूछा था, TRF और TRH, ठीक है। इसी तरह से ये CRF है, रिलीजिंग फैक्टर है ना, रिलीजिंग फैक्टर और रिलीजिंग हार्मोन कहां से रिलीज होगी, यकीनन हाइपोथैलेमस से रिलीज होगी या हाइपोथैलेमस से होगी। C स्टैंड्स फॉर कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। CRF जो होगा या CRH होगा हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, फ्रॉम हाइपोथैलेमस। और कैसे हाइपोथैलेमस को पता चलता है कि इस हार्मोन की कमी है, एक सर्कुलेशन में स्टीरॉयड लेवल पे इन द ब्लड और डायरेक्ट नर्वस स्टिमुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। यानी इस जैसे CRF या CRH की रिलीज के जैसे दो सबब है, एक जैसे स्टीरॉयड लेवल से पता चलेगा, नंबर 2 स्ट्रेस से पता चलेगा कि इस हार्मोन की कमी है। तो फिर स्ट्रेस कौन सी, ये सारी स्ट्रेस है, कोल्ड, हीट, पेन, फाइट और या इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, तो उस वक्त जो है उससे पता चल जाता है। उसके बाद क्या होगा, जैसे CRF होगा, CRF को किसको स्टिमुलेट करेगा, जेठान साहब टाइप में CRF या CRH किसको स्टिमुलेट करेगा, एक कोई वर्ड बता दें। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, CRF और CRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगी, ACTH और ACTH किस पे इफेक्ट करेगा, एड्रीनल कार्टेक्स पे, एड्रीनल कार्टेक्स पे। ये सीरीज है। यहाँ पे भी जैसे देखें CRH जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, और हाइपोथैलेमस से जैसे रिलीज हुआ ACTH प्रोड्यूस होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH जैसे प्रोड्यूस होगा तो एड्रीनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, और देन जो है कार्टिसोल की प्रोडक्शन होती है। तो CRH हाइपोथैलेमस से, ACTH जो है यकीनन जो है इसको स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि आप ACTH बनाएं, और ACTH आगे किसको स्टिमुलेट करेगा, एड्रीनल कार्टेक्स को करेगा, एड्रीनल कार्टेक्स को करेगा, और एड्रीनल कार्टेक्स अनदर हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसका नेम है कार्टिसोल, जिसका नेम होगा कार्टिसोल। ये ग्रीन कलर की लाइंस हैं, ये किसी टेक्स्ट बुक वगैरह का पार्ट नहीं, बस
एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। जैसे व्हेन कार्टिसोल लेवल इन द ब्लड आर लो, तो उसकी लो होगी तो किसको पता चलेगा? हाइपोथैलेमस को। देन हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस सीआरएच प्रोड्यूस करेगा। सीआरएच का इफेक्ट किस पे होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? एसीटीएच प्रोड्यूस करेगा, और एसीटीएच के इन्फ्लुएंस में देन कार्टिसोल लेवल जो है इंक्रीज होती है। तो इस फीडबैक, ये फीडबैक मैकेनिज्म, इस फीडबैक मैकेनिज्म के तहत ये हार्मोन भी काम करेंगे, जो आखिर में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमें ये डिस्कस करना है कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से नंबर 3 हार्मोन है जिसका नेम है एसीटीएच, और एसीटीएच का काम होता है, एसीटीएच का काम होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करें ताकि वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करें। ये कार्टिसोल होता है, अल्डोस्टेरोन होता है, एंड्रोजन होता है, 3 हार्मोन होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के। इनकी सीक्रेशन इस एसीटीएच के अंडर होती है। जब तक एसीटीएच नहीं रिलीज होगा तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स अपने फंक्शन नहीं प्रॉपर करेगा। इस वजह से इसे भी ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं, ये भी एक ट्रॉपिक हार्मोन। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट, जैसे स्ट्रेस के बारे में, कि स्ट्रेस किस तरह से, स्ट्रेस की इलस्ट्रेशन है। जैसे स्ट्रेस की जो स्टिमुलस होता है उसकी वजह से भी स्ट्रेस होगी तो हाइपोथैलेमस, स्ट्रेस कौन सी, जैसे अभी हमने पढ़ा था, जैसे कोल्ड है, फाइट है या इन्फेक्शन है, ये स्ट्रेस की सिचुएशन है। स्ट्रेस की सिचुएशन में हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा। कौन सा रिलीजिंग? सीआरएच। सीआरएच हार्मोन रिलीज होगा तो वो आगे किसको स्टिमुलेट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या प्रोड्यूस करेगी? एसीटीएच, और एसीटीएच किसको स्टिमुलेट करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स को। ये सीरीज है। जब भी कोई स्ट्रेस होगी हाइपोथैलेमस को उसके बारे में पता चलेगा तो फिर सीआरएच रिलीज होगा। सीआरएच के बाद एसीटीएच एंटीरियर पिट्यूटरी से, एसीटीएच के बाद ये जो है यकीनन एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेंगे और एड्रिनल कॉर्टेक्स से अपने हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेस की सिचुएशन में भी ये हार्मोन जो है वर्क करता है या फंक्शन करता है। उसके बाद नंबर 4 हार्मोन पे आएंगे। 4, 5, 6 कलेक्टिवली हम देखेंगे, 4, 5 एंड 6। नंबर 4 हार्मोन है जिसे हम कहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं। ये सब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के जो 6 हार्मोन है उनको हम डिस्कस करें। तो नंबर 4 फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे एफएसएच कहेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे एलएच कहेंगे, और प्रोलैक्टिन हार्मोन नंबर 6 है प्रोलैक्टिन हार्मोन या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन जिसे शॉर्ट फॉर्म में एलटीएच कहेंगे। यानी एफएसएच, एलएच एंड एलटीएच, इनको कलेक्टिवली गोनेडोट्रोपिन भी कहते हैं। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन ट्रॉपिक हार्मोन है बट गोनेड्स को स्टिमुलेट करेंगे, गोनेड्स की जो सिक्रीशन होगी उसको रेगुलेट करेंगे। गोनेड्स खुद से एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ऐसे हार्मोन्स को हम कहेंगे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन है ये, बट किसको स्टिमुलेट करेंगे? गोनेड्स की सिक्रीशन को रेगुलेट करेंगे। इस वजह से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ये टर्म आया। तो तीनों जो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। सबसे पहले हमें एफएसएच का रोल या सिक्रीशन, इसका इफेक्ट देखेंगे। एफएसएच जैसे टेस्टिस एंड ओवरीज को कंट्रोल करते हैं, ये खुद से एंडोक्राइन ग्लैंड है। टेस्टिस भी और एज वेल एज ओवरीज, फीमेल के अंदर जो ओवरीज होती हैं और मेल के अंदर जो टेस्टिस हैं, गोनेड्स हैं, ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स हैं। तो ओवरीज में एग प्रोड्यूस होगी और टेस्टिस से स्पर्म प्रोडक्शन होगी। एग और स्पर्म की प्रोडक्शन है वो एफएसएच से रिलेटेड है। आप स्टूडेंट को थोड़ा बहुत याद होगा चैप्टर 4 की जो अभी सीबी के अंदर जो डिस्कशन है तो उसमें आपने देखा कि एफएसएच रिलीज होता है, इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। उससे एफएसएच के इन्फ्लुएंस में काफी सारे फॉलिकल जो है मैच्योर होना शुरू होते हैं। फिर वन ऑफ द फॉलिकल जो मैच्योर होता है जिसका नेम होता है ग्रेफियन फॉलिकल। डीजनरेटेड फॉलिकल होते हैं वो ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ओवरी के डीजनरेटेड फॉलिकल ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही एफएसएच की इन्फ्लुएंस में एक मैच्योर फॉलिकल बनता है तो उसके बाद एलएच रिलीज होता है। एलएच के इफेक्ट की वजह से ओव्यूलेशन का अमल होता है, यानी वो फॉलिकल रप्चर होता है, एक सेल रिलीज होता है। तो रप्चर्ड फॉलिकल, उसमें भी एक अनदर हार्मोन रप्चर्ड फॉलिकल येलो मास से भर जाता है जिसका नेम होता है कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम खुद से फिर एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बन जाती है और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता रहेगा। कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ये एक सीरीज और सीक्वेंस भी है हार्मोन्स की। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि जैसे
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है टेस्टिस एंड ओवरीज को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है फीमेल के अंदर जो है ओव्यूलेशन। इन फीमेल ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड एज, एक तो जाहिर है ओवरी से रिलीज होंगे तो उस अमल को हम कहेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए जैसे एलएच का रोल होता है। ह्यूमन बीइंग के जो मेल्स होते हैं उनके अंदर भी जैसे एलएच की सीक्रेशन होती है, तो एलएच का एक अनदर टर्म है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में आईसीएसएच कहते हैं। इन मेल ह्यूमन बीइंग के मेल के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट करेगा, इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे। इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ पे होते हैं? टेस्टिस के अंदर होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स जो है टेस्टिस के अंदर होते हैं, जिनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स कॉल्ड लेडिक सेल्स आर इंटरस्टिशियल सेल। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि एलएच का काम होता है मेल के अंदर मेल हार्मोन की जो है प्रोडक्शन। एलएच जिसका नेम है आईसी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका काम होगा टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करे। टेस्टोस्टेरोन कहां से बनता है? मेल गोनेड टेस्टिस से बनता है। कौन से उस टेस्टिस के अंदर सेल्स हैं? टेस्टिस के अंदर जो सेल्स हैं वो उनका नेम है इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, होपफुली आपने ये टर्म इसको दोनों को समझ लिया होगा कि एलएच क्या होता है। एलएच जो है फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन में इसका रोल है, और मेल के अंदर जो एलएच होगा वो इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल कहाँ पे है? टेस्टिस के अंदर, जिनका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन और मेल हार्मोन प्रोड्यूस करना, उसके लिए स्टिमुलेट करेंगे। तो आईसीएसएच इन ये मेल्स, फीमेल नहीं, आईसीएसएच इन मेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन टेस्टिस। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन टेस्टिस करेंगे। आईसीएसएच जो मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, जो मेल हार्मोन उसके लिए स्टिमुलेट करेंगे। अब हम नंबर 6 हार्मोन पे आते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का 6 नंबर हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन। लैक्ट लफ्ज जहां पे भी इस्तेमाल होता है उसकी मीनिंग होती है, जहां पे भी लैक्ट लफ्ज इस्तेमाल होता है उसकी मीनिंग होती है मिल्क होती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क फॉर्मेशन के लिए मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे मिल्क प्रोडक्शन। बट एक थोड़ा सा एक पुअर रोल है, कैसा? गोनेडोट्रोपिक के तौर पे भी रोल है। क्यों? जैसे अगर आप स्टूडेंट थोड़ा जिनको नॉलेज है अगर वो थोड़ा टाइप करें कि गोनेडोट्रोपिक रोल क्या हो सकता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। साहब प्रोलैक्टिन का गोनेडोट्रोपिक रोल क्या है? मिल्क प्रोडक्शन तो ठीक है, वो मेमोरी ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, उसके अलावा गोनेडोट्रोपिक रोल, यानी गोनेड्स पे क्या असर होता है? पुअर रोल है। कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करें, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन। ओवरीज के अंदर जैसे रप्चर्ड फोलिकल होता है, येलो मास से भर जाता है, जिसका नेम है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करना, तो इस कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कराने में प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है। एलपीएच भी कहते हैं, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन hormone poorly luteotropic effect having an effect on the development and functioning of the corpus luteum there। तो इसी तरह से हमने जो है टोटल इन 6 हार्मोन को डिस्कस किए। कौन से 6 हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन को किया, उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद एसीटीएच के बाद एफएसएच एंड एलएच के बाद अभी जैसे हमने एलटीएच या प्लेटना हार्मोन के बारे में डिस्कस किया। ये 6 हार्मोन्स हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जिनके फंक्शन आपको हर हालत में याद करने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट आएंगे मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मीडियन लोब को हम इंटरमीडिएट लोब भी कहते हैं। मीडियन लोब इज आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट लोब। मीडियन जो लोब है उसे इंटरमीडिएट भी लोब कहते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस से नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें एक पोस्टीरियर लोब होती है, एक एंटीरियर लोब होती है, बीच में थोड़ी सी जैसे फीटल लाइफ जो होती है डेवलपमेंट
के दौरान फिटस उसके अंदर ये वेल डेवलप होता है, तब जो है एफिशिएंटली एमएसएच हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। जैसे मीडियम लो में एमएसएच हार्मोन प्रोड्यूस होगा। एमएसएच हार्मोन मेलेनोसाइट को इफेक्ट करेगा। मेलेनोसाइट, साइट क्या है? मेलेनोसाइट रेफर्स टू सेल्स। मेलेनोसाइट्स आगे क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेलानिन पिगमेंट करेंगे। मेलानिन पिगमेंट जो होती है, पिगमेंट होती है हर इंसान का, जैसे एक कलर होता है, स्किन का कलर जो होता है वो इस मेलानिन पिगमेंट की वजह से है। कुछ ऐसे पर्सन है जिनकी डार्क स्किन है तो मेलानिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। कुछ ऐसे पर्सन जिनका कलर फेयर होता है, स्किन तो जस्ट एक लेयर है ना, बट उसके अंदर जो अगर पिगमेंट मेलानिन अगर कम है तो उसका स्किन, उसकी स्किन फेयर होती है। कभी कभार कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं देन उनकी स्किन पे एक स्पॉट से कभी कभार अपीयर हो जाते हैं, वो भी अगर उस जगह पे मेलानिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ऐसे स्पॉट्स भी नजर आते हैं। तो वाई? बिकॉज ऑफ ये मेलानिन पिगमेंट। इसी तरह से हेयर के कलर है, हेयर्स की कलर ये भी इस मेलानिन पिगमेंट से रिलेटेड है। अब देखें ना, एमएसएच हार्मोन है, एमएसएच हार्मोन है, एमएसएच हार्मोन है, और मेलानिन क्या है? मेलानिन पिगमेंट है। और मेलेनोसाइट क्या है? ये है सेल्स है। कहाँ पे सेल्स है? स्किन के अंदर भी मौजूद है, और हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर भी मेलानिन मेलेनोसाइट्स मौजूद होते हैं। तो ऐसे लफ्ज आपको थोड़े से याद करने चाहिए, नोट करने चाहिए कि जो इंटरमीडिएट लोब और मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो होगी मीडियन इंटरमीडिएट को कहते हैं, जिसमें एमएसएच हार्मोन प्रोड्यूस होगा। और एमएसएच का इफेक्ट कहाँ पे होगा? मेलेनोसाइट्स पे होगा। जो सेल्स हैं कहाँ पे? स्किन या हेयर्स के अंदर है, जो आगे क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेलानिन पिगमेंट करेंगे। मेलानिन पिगमेंट की वजह से क्या होगा? स्किन का कलर या हेयर्स का कलर। जैसे हमारे एशियन जैसे लोग होते हैं, या एशियन जो लोग होते हैं, तो आपको पता है कि उसमें जो इनका हमारे हेयर्स का कलर जो है ब्लैक होता है। तो ये ब्लैक होता है। बाकी जो जैसे यूरोपियन वगैरह लोग, उनकी हेयर्स का कलर जैसे ब्लैक नहीं होता है। दूसरा कोई आखिर में जैसे हम देखते हैं कि ये ब्लैक हेयर जो व्हाइट हो जाते हैं, वाई? बिकॉज ऑफ मेलानिन की कंसंट्रेशन कम प्रोड्यूस होगी तो हेयर का कलर जो है वो व्हाइट हो जाता है। ये मेलानिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो हेयर्स का कलर व्हाइट होता है। ठीक है, तो होपफुली आपने ये सीरीज नोट कर ली होगी। लोग से एमएसएच रिलीज होगा जो हार्मोन है, किस पे इफेक्ट होगा? मेलेनोसाइट पे होगा। क्या करेंगे? मेलेनोसाइट का काम क्या होगा? मेलेनोसाइट का काम होगा मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करना। मेलानिन पिगमेंट की वजह से स्किन का कलर और हेयर का कलर होता है। ये मेलानिन पिगमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी हमारे एनटीबी के अंदर, एटीबी बुक के अंदर यही पॉइंट्स हैं कि इन ह्यूमन मीडिया लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड नॉट वेरी प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट जैसे एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों प्रोमिनेंट है, बट ये प्रोमिनेंट लोब नहीं है। इट इज थिन लेयर ऑफ सेल्स बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो अभी हमने जैसे नोट भी किया है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर के दरमियान एक थिन लेयर ऑफ सेल्स है, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसका काम क्या है? इट प्रोड्यूसेस मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में एमएसएच कहेंगे। और secretion of MSH is regulated by hypothalamus melanocyte inhibiting hormone। जैसे अगर आप hypothalamus में inhibitory hormones लिखेंगे तो MSH inhibitory hormone होगा, hypothalamus से रिलीज होगा, hypothalamus से रिलीज होगा। hypothalamus ये इस हार्मोन का किस पे इफेक्ट होगा? कौन सी लोब पे होगा? टाइप करेंगे इस हार्मोन का कौन सी लोब पे होगा इफेक्ट? पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन सी लोब पे होगा? ये मीडियन लोब, एग्जैक्टली मीडियन लोब पे होगा। और मीडियन लोब से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होगा? मीडियन लोब से एमएसएच प्रोड्यूस होगा। इस तरह से जो है ये वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो अगर ये इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होगा तो यानी ये स्टॉप हो जाएगी सीक्रेशन, सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगी। सीक्रेशन ऑफ एमएसएच रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमिक। अब देखो ना, हाइपोथैलेमिक लफ्ज का मतलब है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन? एमएसएच इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होगा। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीजेस इन ह्यूमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है कभी कभार उनकी जो स्किन के ऊपर जो है ऐसे स्पॉट्स या कुछ ऐसे जो डिस्कलरेशन थोड़ी सी स्किन की हो जाती है, और तब भी जैसे मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। और इस कंडीशन को मेलास्मा कहते हैं। जो ऐसे टर्म्स याद करना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है।
ठीक है, बट थोड़ी नॉलेज। तो इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ रिलीज ऑफ मेलानिन बाय मेलानोसाइट इन स्किन एंड हेयर। एक्सटर्नल लाइट आल्सो गवर्न्स द सिक्रीशन। एक्सटर्नल लाइट की मीनिंग होती है जैसे अगर जैसे गर्मियों की मौसम आती है ना, जो कॉस्मेटिक्स कंपनीज होती हैं तो वो थोड़ी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रही होते हैं। उसमें एक एडवर्टाइजमेंट में ये भी होता है कि ये क्रीम जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाएगी। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब लगेंगी तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेट होंगे स्किन के अंदर। जब मेलेनोसाइट स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, मेलानिन की प्रोडक्शन होगी। जब मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो स्किन पे ऐसे स्पॉट्स या स्किन का कलर जो है वो फेयर कलर नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं। ये भी मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं ताकि ये मेलानिन पिगमेंट बनाए। तो इसकी वजह से ये पीटीबी के अंदर पॉइंट है पंजाब टेक्स्ट बुक में। इसी तरह से एक और पॉइंट एडिशनल, एक्सेस एमएसएच कॉजेज है एडिसन्स डिजीज। और आपको पता है कि एडिसन्स डिजीज कौन सी है? एडिसन्स डिजीज जो है अंडर सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल, जो एक कार्टो हेडिंग में हम पढ़ेंगे। कौन से ये हेडिंग में पढ़ेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड का कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड टाइप करें, उस एंडोक्राइन ग्लैंड की जो नेम बताएं, उसका नेम बताएं जिसमें ये पढ़ेंगे। एड्रीनल कार्टेक्स मेडुला कार्टेक्स, एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। एड्रीनल कार्टेक्स से कार्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस होगा। अगर इसकी सीक्रेशन कम हो जाए तो उससे कहेंगे ये कार्टो इम्यून डिसऑर्डर होगा, जिससे कि एडिसन्स डिजीज। एसटीबी में मौजूद है, संघ टेक्स्ट बोर्ड के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। तो बहरहाल ये जो मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम आते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ आते हैं, या थोड़ी उससे पहले इलस्ट्रेशन देखते हैं कि ये एमएसएच किस तरह से काम करता है। ये हमारी जो स्किन है, स्किन के एपिडर्मिस में अगर आप देखेंगे, एपिडर्मिस तो यहाँ पे मेलेनोसाइट है, ये मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे। ये मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे जो जाहिर है आउटर कवर है स्किन का लेयर, उसमें ऐसी अगर पिगमेंट ज्यादा होगी तो स्किन का कलर जो है फेयर नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर स्किन पे ऐसे स्पॉट्स वगैरह आते हैं, ये क्यों आए? बिकॉज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जब लगेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस लगेंगी तो मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेट होंगे और मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लगने से मेलेनोसाइट जो स्टिमुलेट होगी और ऐसे ये जो स्पॉट्स जो आते हैं, ये स्किन डार्क स्किन हो जाती है, ये स्पॉट्स होते हैं, ये मेलानिन की सीक्रेशन ज्यादा है। ये मेलेनोसाइट है, ये की प्रोडक्शन है, अगर ज्यादा होगी तो उस पे स्पॉट्स आते हैं। उसके दौरान जो है स्किन पे ऐसे स्पॉट से आते हैं जिसे मेलेस्मा कहते हैं। ये भी इस एमएसएच की वजह से होता है। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा था कि हेयर्स जिसका पहले कलर जैसे हेयर्स का ब्लैक होता है और उसके बाद हेयर का कलर व्हाइट होता है, तो उसका रीजन क्या है? तो एक हेयर पेपिला जो है, ये हेयर पेपिला के अंदर मेलेनोसाइट है। ये मेलेनोसाइट है, हेयर पेपिला के अंदर मेलेनोसाइट है। मेलेनोसाइट क्या करेंगे? मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे। और ये मेलानिन पिगमेंट जब हेयर्स में होगी तो हेयर्स का कलर जैसे ये ब्लैक है। और उसके बाद जैसे जब ये देखें हेयर पेपिला है और उसके अंदर ये मेलेनोसाइट है और इसकी पिगमेंट मेलानिन अगर कम प्रोड्यूस होगी तो हेयर्स का कलर ग्रे हो जाएगा या व्हाइट हो जाएगा। तो ये भी एक मेलानिन पिगमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, मेलेनोसाइट होते हैं हेयर्स के अंदर, मेलेनोसाइट है जो मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे। मेलानिन पिगमेंट यहाँ पे ज्यादा है तो कलर जैसे ये ब्लैक है। और इसी तरह से मेलानिन पिगमेंट ये देखें बहुत ही कम हो गई है तो हेयर्स जो है ग्रे हो जाते हैं। ठीक है, होपफुली आपने इस पिगमेंट का असर जो या इफेक्ट क्या होता है बॉडी पे वो आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट आते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यू नो वेरी वेल कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड खुद से एंडोक्राइन सिक्रीशन या हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते। एक्चुअली वो हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं, जिनकी साइटोन तो कहाँ पे मौजूद है? हाइपोथैलेमस। बट उनके एक्सान जो आपको पता है, ये उनके एक्सान है। एक्सान कहाँ है? एक्सान होते हैं इनके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होते हैं। फिर ये किसके साथ सिनेप्स करेंगे? सिनेप्स या जंक्शन जो होगा वो ब्लड वेसल के साथ करेंगे। जब भी इस हार्मोन की इनके हार्मोन रिलीज होने के लिए कोई स्टिमुलस होगा
तो ये हार्मोन रिलीज होंगे, देखें ये हार्मोन है, ये रेड कलर की जो डार्ट एलेस्टेशन है ये हार्मोन की है। तो ये हार्मोन रिलीज होके किस में जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। कौन से हार्मोन है, दो हार्मोन है, एक हार्मोन का नेम है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरे हार्मोन का नेम है ऑक्सीटोसिन। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दूसरे हार्मोन का नेम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एडीएच हार्मोन का किस पे इफेक्ट है या उसका टारगेट क्या है, उसके टारगेट किडनी के अंदर जैसे ट्यूब्यूल्स हैं, खासतौर पे कलेक्टिंग डक्ट हम डिस्कस करेंगे, उस पे इस एडीएच हार्मोन का इफेक्ट होता है। एसटीबी बुक में चैप्टर 1 के अंदर भी ये पॉइंट बताई गई है, एसटीबी सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, उसके जो टारगेट दो होते हैं, एक मेमोरी ग्लैंड्स हैं, निपल्स हैं, वहां पे स्मूथ मसल्स को जैसे एक्शन उस पे होगा, और दूसरा यूटेरिन वाल जैसे यूटेरस पे इफेक्ट होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान। मेमोरी ग्लैंड्स और यूटेरिन मसल से ये ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट है, और एडीएच के जो टारगेट है वो किडनी ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, तो ये देखें हार्मोन यानी कौन सा होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से दो हार्मोन होंगे, एक हार्मोन का नेम है एडीएच और दूसरे हार्मोन का नेम है ऑक्सीटोसिन। एडीएच का टारगेट क्या है, एडीएच का टारगेट है किडनी ट्यूब्यूल। ऑक्सीटोसिन के दो टारगेट है, मेमोरी ग्लैंड्स एंड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। जब मेमोरी ग्लैंड पे ये ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट होगा तो मिल्क रिलीज होगा, रिलीज ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोलैक्टिन हार्मोन है, रिलीज ऑफ मिल्क होगा वो ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट से होगा। यूटेरिन मसल्स पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो चाइल्ड बर्थ के दौरान यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लेबर कहते हैं, वो इस ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट्स की वजह से जो है चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है। तो दो ऑक्सीटोसिन की टारगेट है, एक टारगेट जैसे उस एडीएच हार्मोन का। तो सबसे पहले हमने एडीएच हार्मोन पे आएंगे। दोबारा से देखें आप कि लाइक ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ये खुद से कोई इसके अंदर एंडोक्राइन सेल्स नहीं है। हाइपोथैलेमस के जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, ये हार्मोन है, ये हार्मोन है, कहाँ किसके जरिए, एक्सॉन के जरिए आएंगे, और यहाँ पे ये स्टोर पड़े होते हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी तो रिलीज होके ब्लड स्ट्रीम में आएंगे, ब्लड स्ट्रीम में आएंगे देन जाके किसी अपने टारगेट पे जाके इफेक्ट करेंगे। दो हार्मोन है तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन पे आएंगे। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म याद करना जरूरी है। एक दो स्टूडेंट पूछे कि एडीएच क्या है, एक बुक तो ओपन करें, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जितनी टाइम आपको लगता है टाइप करने में उतनी टाइम में अगर बुक ओपन करें तो सवाल का जवाब ही मिल जाएगा। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। एडीएच इज आल्सो कॉल्ड एज वेसोप्रेसर, ADH is also called as vasopressin। ADH को वेसोप्रेसन एक अनदर नेम दिया है। दरअसल हम दोनों हार्मोन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनटीबी की जो डिस्क्रिप्शन है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की, उसको देखते हैं कि यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड खुद ग्लैंडुलर इन नेचर नहीं है। इसका मतलब है इसमें जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल नहीं है। कल भी हमने एक एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब को डिस्टिंग्विश किया था कि एंटीरियर लोब के अंदर जो है हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स मौजूद हैं, बट पोस्टीरियर लोब के अंदर कोई भी हार्मोन सीक्रेटिंग सेल नहीं है। तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट ग्लैंडुलर इन नेचर। नॉट ग्लैंडुलर इन नेचर इसका मतलब है ये खुद से हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट इट डज नॉट सिंथेसाइज एनी हार्मोन। बट क्या होता है, लार्जली हार्मोन मेड बाय एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन प्रोड्यूस होंगे एक्सॉन की मदद से आके पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड उसके अंदर स्टोर होंगे। थोड़ी देर पहले हमने इलस्ट्रेशन देखी है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट स्टोर्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे एडीएच कहते हैं और जिसे वेसोप्रेसन भी कहते हैं, और दूसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, एंड दीस हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन रिस्पांस टू नर्व इंपल्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो अगेन एक दूसरी इलस्ट्रेशन भी है, ये हाइपोथैलेमस है, ये इसके न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सॉन के जरिए आए हैं और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हुए हैं, और देन यहाँ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में देन एंटर होंगे। कौन से हार्मोन है, एक ऑक्सीटोसिन है और दूसरा है एडीएच। ऑक्सीटोसिन का किस पे असर है, यूटेरिन मसल और मेमोरी ग्लैंड्स पे, एडीएच किडनी ट्यूब्यूल्स पे। ठीक है, होपफुली आपने ये नोट कर लिया होगा। हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और देन ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्सॉन आके इनके यहाँ पे स्टोर होते हैं।
ऐसी सेम डायग्राम्स हमारे एसटीबी बुक में भी मौजूद है, सिंथेटिक बोर्ड के अंदर। बहरहाल हम नेक्स्ट आते हैं, इन दोनों हार्मोन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडीएच पे आते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सिंपल वर्ड्स में ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड किडनी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड किडनी, किडनी में, किडनी ट्यूब्यूल में वहां पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा। रीअब्जॉर्प्शन क्यों करेगा? व्हाई? बिकॉज हाइपोथैलेमस को पता चल गया था कि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेटिंग कंडीशन है, वाटर की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन चाहिए, तो क्या होगा? जाहिर है हाइपोथैलेमस को पता चला है, तो उसके बाद जैसे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हार्मोन रिलीज करेंगे, आएंगे, जमा होंगे किसमें, जैसे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहां से रिलीज होंगे और जाके किडनी ट्यूब्यूल्स पे असर अंदाज होंगे, अपना इफेक्ट दिखाएंगे, मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेंगे। इसी तरह से जब वाटर को रीअब्जॉर्ब करेंगे तो जैसे ब्लड वॉल्यूम है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको भी मेंटेन करेंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो मेन और बेसिक फंक्शन जैसे हम कहेंगे, इनका काम होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन is produced during the state of dehydration, यानी एक डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन या जब बॉडी के अंदर पानी की कमी थी, तो जैसे गर्मियों की मौसम में हम जनरली कहते हैं गर्मियों की मौसम में हमारी बॉडी को वाटर की जरूरत होती है, तो उस वक्त एडीएच की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ताकि जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करे और यूरिन कम से कम बने, यूरिन कम से कम बने। सर्दियों के मौसम में जैसे इतनी वाटर की ज्यादा जरूरत जैसे नहीं होती है, तो उसमें यूरिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। वाई? तो बिकॉज एडीएच कम मिकदार में रिलीज हो रहा है, तो डिहाइड्रेटिंग कंडीशन होगी तो मींस एडीएच रिलीज, या डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम होगा तो एडीएच रिलीज होगा, या लो ब्लड प्रेशर होगा तो एडीएच रिलीज होगा। एडीएच रिलीज होने के लिए ये तीन स्टिमुलस हैं। जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेटिंग कंडीशन हो, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो या लो ब्लड प्रेशर हो, तो फौरन जैसे एडीएच रिलीज होगा। एडीएच रिलीज होगा तो उसके बाद क्या इफेक्ट होगा? जैसे एडीएच रिलीज होगा तो उसका इफेक्ट जो है ये होगा कि लाइक ये जो कलेक्टिंग डक्ट पे यहाँ पे एडीएच हार्मोन का इफेक्ट होगा, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, यानी ये जो यूरिन का प्रोपोर्शन था इसमें, उस वहां से उसमें भी अगर कोई वाटर की कंसंट्रेशन है वो निकल के ब्लड के अंदर आएगी, फ्लूइड्स के अंदर आएगी, मोर एंड मोर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और फिर जो यूरिन बनेगा वो कंसंट्रेटेड होगा, यूरिन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि इसमें वाटर सारा निकल गया, ब्लड भी शामिल हो गया। इस तरह से जो है इस हार्मोन का जो कलेक्टिंग डक्ट पे एडीएच का कलेक्टिंग डक्ट आपको पता है नेफ्रॉन का एक हिस्सा है। आप सवाल मुझसे आप ये ना पूछें कि कलेक्टिंग डक्ट क्या है, पढ़े चैप्टर 1 को, अगर नेफ्रॉन ने आपने पढ़ा है चैप्टर 1 नेफ्रॉन, ठीक है, आपका काम है पढ़ना, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो नेफ्रॉन का आखिरी हिस्सा जो होता है, थोड़ा सा वाइडर ट्यूब होता है, कलेक्टिंग डक्ट कॉमन कलेक्टिंग डक्ट है, तो उसके अंदर जैसे ही फ्लूइड या जो यूरिन जो आएगा उसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट में से जो वाटर यहाँ से रिमूव होगा, किस में शामिल होगा, ब्लड के अंदर किस हार्मोन के इफेक्ट में, एडीएच हार्मोन के इफेक्ट में। इसी तरह से लाइक पहले ये थोड़ी सी 2 पॉइंट्स समझते हैं इसमें एनटीबी के हवाले से जो है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे। तो एक तो ये है कि डिहाइड्रेटिंग कंडीशन, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम और लो ब्लड प्रेशर होगा तो एडीएच रिलीज होगा, और एडीएच रिलीज होगा तो मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। अंडर सीक्रेशन यानी इस हार्मोन की कम मिकदार में जैसे रिलीज हो तो क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस होगा, डायबिटीज मेलाइटस नहीं, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस ये कंडीशन है कि उसके अंदर एक खास जैसे निशानी ये है कि जिसके अंदर एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन होगा एंड फ्रीक्वेंट थ्रस्ट होगी, ये उसकी निशानी है। क्यों एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन? क्योंकि यूरिन की तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, यूरिन की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो जाहिर है वाटर तो यूरिन के साथ निकलता जाएगा, तो बॉडी में मुसलसल एक थ्रस्टी कंडीशन भी डेवलप होगी, और इस डिसऑर्डर को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि एडीएच हार्मोन की कमी है। तो अभी आपने जैसे देखा इलस्ट्रेशन में कि जैसे अगर एडीएच का काम क्या है, एडीएच का काम है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अगर
एडीएच कलेक्टिंग डक्ट तक नहीं आता है तो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगी। अगर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगी तो ये जो यूरिन होगा, यूरिन पास होगा, वो डाइल्यूट होगा, वो यूरिन डाइल्यूट होगा। तो हम ये कहेंगे कि हमारी बॉडी का जो वाटर है वो सब वाटर इस यूरिन के जरिए पास होके जा रहा है। यूरिन के जरिए पास हो जाएगा तो बॉडी में कौन सी स्टेट डेवलप होगी? थ्रस्ट डेवलप होगी। मुसलसल ऐसा पर्सन थ्रस्टी फील करेगा और जिस तरह से बहुत ज्यादा यूरिन होगा और यूरिन भी डाइल्यूट होगा, यूरिन भी डाइल्यूट होगा क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट पे एडीएच जो है वो उसका इफेक्ट नहीं है, ये एडीएच का इफेक्ट होता है। तो ये इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस कहेंगे। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, उसमें क्या होगा? characterized by the excessive production of diluted urine and frequent thirst। डायल्यूटेड यूरिन होगा तो बॉडी का यूरिन पास हो जाएगा, पर्सन को एक अर्ज नीड जरूरत होगी किसकी? वाटर की, थ्रस्टी कंडीशन। अगर ओवर सिक्रीशन है तब भी मींस जैसे आपको पता है हार्मोन की अगर नॉर्मल रेंज नहीं है, अंडर सिक्रीशन या ओवर सिक्रीशन अगर दोनों होंगे तो दोनों में डिसऑर्डर है। ओवर सिक्रीशन ऑफ एडीएच मे लीड टू द किडनी प्रॉब्लम, एनटीबी की पॉइंट है, तो ये इनको भी आप नोट करेंगे। और ओवर प्रोडक्शन की एक सिंड्रोम है, ये एडिशनल पॉइंट्स हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच, एसआईएडीएच कहेंगे, जिसमें हेडेक, नाज़िया, वोमिटिंग, टायर्डनेस, लो सोडियम लेवल, सीवियर कंडीशन में कोमा भी हो सकती है, कन्वर्जन, ब्लैडर कैंसर भी हो सकती है। ये सब ओवर प्रोडक्शन ऑफ एडीएच की वजह से होती है। और अंडर प्रोडक्शन है उससे हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। हमारे टेक्स्ट बुक में जस्ट डायबिटीज इंसिपिडस है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे कहते हैं नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक क्यों कहते हैं? व्हाई? बिकॉज़ नेफ्रॉन, एडीएच का इफेक्ट किस पे होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के कौन से पार्ट पे? कलेक्टिंग डक्ट पे। तो इस वजह से जो है नेफ्रोजेनिक हम इसे कहेंगे, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस caused by improper response of the kidney to ADH, leading to the decrease in the ability of the kidney to concentrate the urine by removing अब हम नेक्स्ट आते हैं कि ये किस तरह से हार्मोन जो है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच रिलीज होगा। पीटीबी की पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिलीज ऑफ एडीएच उसके लिए कौन सा स्टिमुलस है? एक है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जैसे बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होगा, जब ब्लड प्रेशर है, या और भी जिस तरह ब्रेन के अंदर काफी सारे सेंटर हैं जिनको अगर ये इंफॉर्मेशन आती है कि ब्लड प्रेशर जो कम हो गया है, एक इस तरह से ब्लड वॉल्यूम में और ऑस्मोटिक प्रेशर में जो है ये भी डिटेक्टेड, जैसे उसकी रेस्पॉन्स में भी जैसे एडीएच रिलीज होगा। और कौन जैसे हाइपोथैलेमस में कौन सी ऐसी चीज है जैसे वो डिटेक्ट करेगी? ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं इन हाइपोथैलेमस, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस में। और इसी तरह से एक एक्सटर्नली सेंसरी स्टिमुलस भी होता है, वो भी इस न्यूरोसेक्रेटरी सेल को जैसे स्टिमुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस पूरी कहानी को पीटीबी के इलस्ट्रेशन में ले आते हैं, इलस्ट्रेशन में ले आते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे हाई ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर स्टिमुलेट्स द हाइपोथैलेमिक ऑस्मो रिसेप्टर्स। हाइपोथैलेमस के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे हाई ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उसके बाद ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट द न्यूरोसेक्रेटरी सेल। ऑस्मो रिसेप्टर्स जो मींस हाइपोथैलेमस के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, वो किसको? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। जैसे न्यूरोसेक्रेटरी सेल एक्टिवेट होंगे तो ये नर्व इंपल्स लिबरेट एडीएच, यहाँ से एडीएच रिलीज होगा और कहाँ जाएगा? एडीएच जाएगा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एडीएच का टारगेट क्या है? एडीएच का टारगेट होता है किडनीज। किडनीज फिर क्या करेंगे? रिटेन मोर वाटर विद डिक्रीज यूरिन आउटपुट, तो यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा, वाटर की रिएब्जॉर्प्शन होगी। जब भी जैसे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो इसको डिटेक्ट करेंगे। ऑस्मो रिसेप्टर देन आगे किसको स्टिमुलेट करेंगे? हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल को। वो क्या करेंगे? वो एडीएच प्रोड्यूस करेंगे, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। उसका इफेक्ट किस पे होगा? उसका इफेक्ट होगा किडनी के नेफ्रॉन पे। और फिर क्या करेंगे? किडनी के नेफ्रॉन जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेंगे। इस तरह से ये जो बैलेंस हो जाता है। इसी तरह लो ब्लड
ऑस्मोटिक प्रेशर इनहिबिट्स हाइपो, तो ये ऐसा हुआ। और जैसे ये कंडीशन हो गई तो अब जैसे वापस लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इनहिबिशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर रिड्यूसेस, इट स्टॉप्स एडीएच सीक्रेशन। फिर इसी तरह से जो एडीएच सीक्रेशन जो है स्टॉप हो जाएगी। तो आपको पता है कि ये सारा काम हाइपोथैलेमस के जरिए होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस हार्मोन लेवल और काफी सारी चीजों की जो मॉनिटरिंग या कंसंट्रेशन चीजों की ये करता रहता है। ठीक है, तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ये स्टिमुलस था। ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट करेंगे न्यूरोसिक्रेटरी सेल को कि एडीएच बनाए, एडीएच पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। देन वो जाएगा कहाँ पे, देन वो यकीनन जाएगा